Welcome to my YouTube channel अशरफ सर's ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री। पहला लेसन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो नेशनलिज्म क्या होता है, पहले हम इस पे थोड़ा डिस्कस करें। नेशनलिज्म होता है लव फॉर वन्स ओन, एक इंसान की अपने मुल्क के साथ मोहब्बत, उसको हम नेशनलिज्म। तो यहां पर एक बात समझ लेना, हम यूरोप पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स वी आर स्टडीइंग अबाउट ए कंटिनेंट। यहां पर कंफ्यूज मत, यूरोप कोई मुल्क नहीं है, यूरोप एक कंटिनेंट है, इसमें बहुत सारे। तो इस लेसन का नाम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप क्यों है? क्योंकि अगर आपको याद होगा तो यूरोप में क्या थी, यूरोप में मोनार्की, यूरोप में लोग नेशन स्टेट्स बनाने के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए इस लेसन का नाम राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो वो नेशन स्टेट्स बनाने के लिए उनमें नेशनलिज्म कहां से आया, उसी के बारे में हमें इस लेसन में पढ़ना है। तो अगर आप देखोगे तो आपका ये लेसन जो है ये एक इमेज से स्टार्ट होता है, लाइक दिस। इस इमेज के साथ स्टार्ट होता है ये वाला लेसन। तो जब आप इस इमेज की तरफ देखते हो, आपको लगता है ये जो इमेज है, व्हाट इज द फन ऑफ हैविंग दिस इमेज इन द लेसन। जब आप ये पढ़ोगे आपको समझ में आएगा ये इमेज क्यों है इस लेसन में और इस इमेज का लेसन के साथ क्या रिलेशन। तो मैं इंट्रोडक्टरी लेसन है ये, इसमें आपको ये इमेज समझाने की कोशिश करूंगा और इसको हम कनेक्ट करेंगे इसका लेसन के साथ क्या कंपैरिजन। तो अगर हम देखेंगे ये जो इमेज है, ये वाली इमेज जो आप देखते हो, इसको बनाया है, विजुअल प्रिंट है ये, तो इसको बनाया है फ्रेडरिक सीरियो ने 1848। तो इसकी 4 वॉल्यूम्स है, ये पहला उसका प्रिंट है जो हम देखते हैं। इसमें आप देख रहे हो एक लोगों की एक लॉन्ग ट्रेन चली आ रही है, कहाँ जा रहे हैं ये। अगर कोई ऐसा इंसान जिसने नहीं पढ़ा होगा तो वो सोचेगा कि ये लोग इतने बड़े हुजूम में कहाँ जा रहे हैं, ये लॉन्ग ट्रेन कहाँ जा रही है, लेकिन इसको समझने की जरूरत। तो हम इसी इमेज को जो फ्रेडरिक सीरियो ने क्रिएट की थी, ये जो इमेज स्टार्ट होती है एक विजुअल प्रिंट से स्टार्ट होती है जो फ्रेडरिक सीरियो ने बनाई थी 1848 में। और फ्रेडरिक सीरियो क्या कहता है इस प्रिंट में, ही विजुअलाइजेस द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। वो विजुअलाइज करता है कि दुनिया में डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स कैसे कैसे बनेंगी, विजुअलाइज करता है। इट इज एन यूटोपिया, इट इज एन इमेजिनेशन। तो उस वक्त यूरोप में तो नेशन स्टेट्स नहीं थी, डेमोक्रेसीज नहीं थी, क्योंकि पूरा यूरोप अंडर मोनार्की था, इसलिए वो इसमें विजुअलाइज करता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इस सीरीज में, फर्स्ट पॉइंट क्या है इस प्रिंट में, अगर आप इस प्रिंट को गौर से देखोगे, आप देखोगे जो पीपल ऑफ यूरोप है, पीपल ऑफ यूरोप, उसमें मैन है, वुमेन है, ऑफ ऑल एजेस। वो क्या करते हैं, ऑफ ऑल सोशल क्लासेस, दे आर मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। यूरोप के सारे लोग जो आते हैं वो एक ट्रेन बनाकर चल रहे हैं और वो किससे गुजर के होके जा रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। दिस इज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ये जो आप देख रहे हो ये देवी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, यूएसए में है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए में कैसे पहुंची, फ्रांस से पहुंची। अब आप बोलोगे क्या सर, फ्रांस से मनी ऑर्डर के थ्रू पहुंची या फ्रांस से स्पीड पोस्ट के थ्रू पहुंची? नहीं, डिफरेंट पार्ट्स इसके फ्रांस भेजे गए, फिर इसको इरेक्ट किया गया। तो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से क्यों होके गुजर रहे हैं, क्वेश्चन है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ही क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि यूरोप में जो लिबर्टी थी उसको पर्सनिफाई किया जाता था एज ए फीमेल फिगर, तो इसलिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को इसने यहाँ पर बनाया फ्रेडरिक सीरियो ने। बिकॉज मैंने पहले भी बोला, इट इज एन यूटोपिया। लोग एक लॉन्ग ट्रेन में मार्च कर रहे हैं और वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से पास होके गुजर रहे हैं। अगर आप इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखोगे, शी बियर्स अ टॉर्च इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन अदर। यहां पर भी देखो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च है, ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि भाई गड्ढे में गिर जाओगे, ये वैसे लिए टॉर्च नहीं है। ये लोग डार्कनेस से एनलाइटमेंट की तरफ आ रहे हैं। ये टार्च का साइन इसलिए है
ये एनलाइटमेंट का साइन है। और एक हाथ में इसके चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है। यहां पर देखो सीबीएसई के बुक में हर कोई पॉइंट अपने आप में ही एक स्टोरी पेश करता है। यहां पर चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, यहां पर क्यों लिखा गया है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन? चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इसलिए लिखा गया है क्योंकि अगर आपको याद होगा यूरोप में जब वहां पर मोनार्की थी वहां पर वोटिंग राइट सिर्फ मैन को था। पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी। तो इसके एक हाथ में टॉर्च है और एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है। तो लोग एक लॉन्ग ट्रेन बना के इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से होके गुजरते। ऑन द अर्थ फोरग्राउंड लाई द shattered remains of symbols of absolutist institutions। अगर आप ये वाला हिस्सा देखोगे, अब ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट, तो अगर आप देखोगे इस वाले पार्ट में आपको बहुत सारी चीजें नजर आएगी बिखरी पड़ी हुई। आप बोलोगे अब सर ये क्या है? मैंने पहले भी बताया यूरोप में मोनार्की थी। फ्रेडरिक सोरियो इस प्रिंट के जरिए बताने की कोशिश कर रहा है कि लोग मोनार्की से निकलकर किसकी तरफ आ गए हैं? डेमोक्रेसी की तरफ, रिपब्लिकन गवर्नमेंट की तरफ। तो वो कहता है कि मोनार्की एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस मींस एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन होता है जिसके खिलाफ आप आवाज नहीं उठा सकते। वो कहता है कि जो मोनार्की है उसके शैटर्ड रिमेन्स ग्राउंड पे पड़े हुए हैं। देखो कहीं पर ताज है, कहीं पर दूसरी चीज है। तो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस को खत्म करके लोग बाहर आए हैं, एनलाइटमेंट की तरफ आए। ये फ्रेडरिक सोरियो को यूटोपियन विजन। तो कहता है द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस एंड आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। तो जो लोग हैं उनको अपने कॉस्ट्यूम्स, अपने लिबास के जरिए पहचाना गया है और अपने फ्लैग्स के जरिए। जैसे कि ये जो ट्राई कलर है, इट ऑक्यूपाई फ्लैग ऑफ फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी है। तो आप देखोगे डिफरेंट नेशंस अपना फ्लैग लेके निकल रहे हैं क्योंकि उस वक्त यूरोप में नेशन स्टेट का कंसेप्ट नहीं था। यूरोप जो था इट वाज अंडर मोनार्की। दैट इज व्हाई फ्रेडरिक सोरियो जो है वो डिफरेंट नेशंस के झंडे दिखा रहा है इस पर। तो इसके बाद लीडिंग द पोजेशन आर यूएस एंड स्विट्जरलैंड। तो यूएस और स्विट्जरलैंड इस पोजेशन को क्यों लीड कर रहे हैं? अगर आपको याद होगा आपकी बुक में लिखा भी है कि यूएस और स्विट्जरलैंड पोजीशन को इसलिए लीड कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों मुल्क उस वक्त नेशन स्टेट्स बन चुके थे, ये मोनार्की से आजाद हो चुके थे, इसलिए ये दो स्टेट्स इस पोजीशन को लीड कर रहे हैं। दे आर लीडिंग द पोजीशन। और फ्रांस भी इस पोजीशन को लीड कर रहा है। आपको याद होगा फ्रांस 1748 में रेवोल्यूशन आ चुका था फ्रांस में। फ्रांस भी डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुकी थी। तो ये तीन ममालिक इस पोजीशन को लीड कर रहे हैं। तो स्विट्जरलैंड और यूएसए इस पोजीशन को लीड कर रहे हैं। तो फ्रांस आइडेंटिफाइड बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर हैज जस्ट रीच्ड द स्टैच्यू। कहता है फ्रेडरिक सोरियो फ्रांस को अपना ट्राइकलर हाथ में है। ये देखो अपना ट्राइकलर हाथ में है, वो स्टैच्यू के पास से जस्ट गुजरा है। दैट मीन्स हर कोई नेशन अपना अपना फ्लैग लेके, अपना अपना कॉस्ट्यूम लेके स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज देके वहां से गुजर रहे हैं। ये यूटोपिया है। तो आगे कहता है फ्रांस इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड एटसेट्रा। और फ्रांस के पीछे पीछे कौन कौन से लोग हैं? फ्रांस के पीछे पीछे है जर्मनी के लोग, ऑस्ट्रिया के लोग, पोलैंड के लोग, लंबाडी के लोग, बहुत सारे देशों के लोग फ्रांस के पीछे पीछे चले आ रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ। तो सीबीएसई एनसीईआरटी हिस्ट्री में हर कोई पॉइंट जिसको हम कहते हैं उस पर स्ट्रेस देना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसके पीछे फ्रांस के पीछे पीछे चले आ रहे वो देश जो नेशनलिज्म के लिए लड़ रहे हैं, जहां पर नेशनलिज्म अभी नहीं आया है, जहां पर मोनार्की भी खत्म नहीं हुई है। तो इसलिए उनको पीछे बताने की कोशिश की है किसने? फ्रेडरिक सोरियो। तो फ्रांस फ्रॉम द हेवन्स अबव द क्राइस्ट एंड एंजेल्स गेज अपॉन द सीन। अगर आप इस वाले पोर्शन को देखो, हमने ये जो विजुअल प्रिंट है, हमने इस वाले हिस्से को भी पढ़ा, इसलिए लॉन्ग ट्रेन वाले हिस्से को भी समझा। अब हम इस वाले हिस्से को समझें। फ्रॉम द हेवन्स अबव, ये कहता है फ्रॉम द हेवन्स अबव एंजेल्स, और ये इसको बोल रहा है जीसस क्राइस्ट। ये इस सीन को देख रहा है, गेज कर रहा है, देख रहा है और खुश हो रहा है, और माना जाता है सिंबलाइजेस द फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। और ये फ्रेटर्निटी के सिंबल को विजुअलाइज कर रहा है, ये लोगों को आशीर्वाद दे रहा है ऊपर से, बच्चे जाओ आप अच्छा कर रहे हैं। अब आप पूछोगे ये जो प्रिंट है ये क्यों बनाई गई?
क्यों, इसका टॉपिक के साथ क्या कौन सा रिलेशन है। अगर आपको याद होगा 1848 में जो ग्रीस था, ग्रीस जर्मनी या ग्रीस था, जर्मनी में जो क्या कहते हैं हमको, नेशन स्टेट को बिल्ड करने की कोशिश की गई थी जो नाकाम हो गई थी। तो इसके बाद अगर आप देखोगे बहुत सारे नेशंस जो है, इस टॉपिक में हम आगे पढ़ेंगे, इसी वाले लेसन में हम आगे पढ़ेंगे कि जर्मनी एक नेशन कैसे बना, ग्रीस ओटोमन एम्पायर से कैसे आज़ाद हो गया, या हम देखेंगे इटाली कैसे बना, जर्मनी कैसे बना, ब्रिटेन कैसे बना। इन लोगों में ब्रिटेन तो आपको पता ही होगा, ब्रिटेन आज भी अंडर द रूल ऑफ किंग एंड क्वीन है, बट दैट इज द सेकेंडरी क्वेश्चन। वहाँ पर डेमोक्रेटिक मोनार्की है, जिसको हम मोनार्की नहीं मान सकते, वहाँ पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश है। तो अब हम देखते हैं इस राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में स्प्रिंट का क्या लेना। स्प्रिंट को हम रिलेट करेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के साथ। वो हम कैसे करेंगे, तो 19th सेंचुरी में अगर हम देखते हैं, 19th सेंचुरी में हम देखते हैं कि नेशनलिज्म जो था ये एक स्वीपिंग फैक्टर बना यूरोप में, एक जबरदस्त फैक्टर बना यूरोप में, जिसने यूरोप में बहुत सारी नेशंस को आजाद करने में एक अहम रोल किया। लेकिन ये जो नेशनलिज्म यूरोप में आया, इट डज नॉट केम एब्रप्टली, ये एब्रप्टली नहीं आया, इट केम स्टेप वाइज, ये स्टेप वाइज है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में भी इसी फैक्टर ने सबसे अहम रोल अदा किया। जब इंडिया में लोगों ने बिलीव किया दैट वी बिलोंग टू इंडिया, देन दे वर एबल टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द सब्जुगेशन ऑफ ब्रिटिशर्स। तो इंडिया में भी लोग तभी आजाद हुए जब उनमें नेशनलिज्म। तो यूरोप में नेशनलिज्म तब आया जब लोगों को ये एहसास हुआ, जब जर्मनी के लोगों को एहसास हुआ, अपार्ट फ्रॉम बीइंग रूल्ड बाय डिफरेंट एम्पायर्स, हमें अपनी हुकूमत होनी चाहिए, हमारा अपना रूल और होना चाहिए, हमारे अपने लॉज एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए। तो जब उनको ये रियलाइज हुआ, नेशनलिज्म जब उनमें आया, तो दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट द जो एम्पायर्स उन पर रूल कर रहे थे। इसी तरह यूरोप में क्या था, डिफरेंट जो कंट्रीज थी, जो आजकल हम देखते हैं, जर्मनी है, रशिया है, फ्रांस है, ये पहले कंट्रीज नहीं होती थी, ये एम्पायर्स हुआ था। तो इट वाज बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म दे बिकेम एम्पायर्स, दे बिकेम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, दे बिकेम डेमोक्रेसीज। तो उसी के बारे में इस टॉपिक में हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। ये हमारा 10th का पहला वीडियो था। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब